हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में बेटा अपन ने लैकोपेरोन कंप्लीट कर दिया था। अब आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बायोमोलिक्यूल के, लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, उनको अपन कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चरल्स हैं और उनसे स्ट्रक्चर या उनकी प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो अपन उनको कवर करते हैं फटाफट, क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट भी और आपने उनको पहले भी स्टडी किया है, तो एक बार उनको ब्रीफ कर देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। ये क्या है? हाइड्रेट्स, हाइड्रेटेड कार्बन्स। जैसे अगर बात करें इनका एम्फेरिकल जो फॉर्मूला होता है CH2O, ओके। तो यहां देखो वाटर कंपोजिशन की तरह यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो होता है बेटा 2:1, जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल। सो इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो अपन मेंशन करते हैं CxH2OY। इसमें कार्बन का नंबर वेरी कर सकता है, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा, देखो मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्ट्रक्चरली कार्बोहाइड्रेट्स आर द polyhydroxy aldehyde or ketone compounds. These are polyhydroxy aldehyde और ketones। यहां देखो इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन होगी, इसके अलावा या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, वही किसमें कंसीडर करेंगे अपन? कार्बोहाइड्रेट्स में, जो अपन स्ट्रक्चर में सारी बातें कर लेंगे। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जो है उनका फॉर्मेशन कौन करते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय photosynthetic organism like plants. Next, these are the most preferred respiratory substrates. तो रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो मोस्ट प्रीफर्ड कौन से हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, देन प्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का बेटा जो ऑक्सीडेशन है वो इजीली हो जाता है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, इसलिए इनको मोस्ट प्रीफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देखो बिल्कुल मैं की पॉइंट्स की बात करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपकी केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में भी हैं और इधर बायोलॉजी में मेंशन कर रखे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, देखो कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा सैकेराइड भी बोलते हैं अपन, यही मेंशन कर रहा हूं सैकेराइड्स, क्योंकि यूजुअली ये स्वीट होते हैं टेस्ट में। दीज आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की दो कैटेगरी है बेटा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और ये लार्ज हैं। इनको अपन माइक्रो बायोमोलिक्यूल बोलेंगे, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, और इनको रखेंगे इसमें मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ऑब्वियसली इनकी साइज स्मॉल, उनकी साइज लार्ज है, ये सोल्यूबल है। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर इनसोल्यूबल, इनको अपन शुगर भी बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड शुगर। और ये जो है ये है नॉन शुगर, क्योंकि जनरली जो टेस्ट में स्वीट होते हैं वो होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपन एक टर्म और देते हैं बेटा, ग्लाइकेन। जो ग्लाइकेन वर्ड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं उनको फर्दर अपन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यहां देखो बेटा बिल्कुल सिंपल है, यहां पर होते हैं आपके
मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगो सैकेराइड्स, जिनकी अपन स्टडी करेंगे। मोनो एक यूनिट होगी, ओलिगो में 2 to 9। ओके, 2 है तो डाइसैकेराइड, 3 है तो ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड, जो अपन स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपन बोलते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड्स। दीज आर पॉलीसैकेराइड्स। और आपके सिलेबस में मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स दे रखे हैं एग्जांपल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की अपनी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहां देखो, सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, these are the simplest carbohydrate। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बेटा ये है मोनोसैकेराइड। दोज फर्दर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये लिख रहा हूं, फर्दर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। बिल्कुल सिंपल है, इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फर्दर इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। बिल्कुल सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जो मोनोसैकेराइड है उनका जनरली जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOn। हियर N इज द नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन। तो मोनोसैकेराइड्स को फर्दर 5 टाइप में डिवाइड किया गया है बेटा। जो बायोलॉजिकल सिस्टम में मोनोसैकेराइड्स अभी तक मिले हैं, ऑब्जर्व हुए हैं, उनको अपन 5 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां मोनोसैकेराइड के 5 टाइप है। यहां पर एग्जांपल भी आ जाएंगे और आपको ये लिस्ट भी याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नंबर ऑफ कार्बन बेटा अगर 3 है, मिनिमम कार्बन 3 होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट में, तभी वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आ सकता। ये याद रखने सारे फंडे। तो यहां पर देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6O3 एंड इट इज कॉल्ड ट्रायोल्स। इसको क्या बोलोगे, ट्रायोल्स। तो ट्रायोल्स इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, नंबर ऑफ कार्बन 3। ठीक है, यहां देखो बेटा अगला N इज इक्वल टू 4C4H6O4, इसको अपन बोलेंगे टेट्रोल्स। देन N 5C5H10O5, इसको अपन बोलेंगे पेंटोल्स। यहां नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6, दैट इज हेक्सोज। इफ नंबर ऑफ कार्बन 7, then C7H14O7, that is called हेप्टोज। तो ये मोनोसैकेराइड्स हो गए। अब इनके जो एग्जांपल्स हैं, काफी सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, उनको अपन एक एक करके स्टडी करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स हैं उन्हीं को अपन यहां पर डिस्कस करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। जैसे यहां पर आपका ग्लिसरैल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन आएगा। टेट्रोज जो है आपके सिलेबस में नहीं दे रखा। पेंटोज के एग्जाम्पल होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे, एक्सोज काफी सारे हैं, हेप्टोज के एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है उनकी सारी बातें अपन करेंगे। ओके, तो यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले कहां से, मोनोसैकेराइड में सबसे पहले अपन बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स, देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर इंपॉर्टेंट रोल्स। ओके, यहां तक के स्टेटमेंट आप मेंशन कर लेना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद रखनी है। सब इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स। तो सबसे पहले अपन बात करें बेटा किसकी, ट्रायोल्स की।
यहाँ देखो ट्रायोज, फॉर्मूला मैंने बता दिया, वो याद रखना है। ट्रायोज के दो ही एग्जाम्पल हैं जिनको अपन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा ग्लिसरैल्डिहाइड, और एक एग्जाम्पल और है इसका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये देखो ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कार्बन 3, तो ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने मेंशन किए बेटा, ये है आपकी किसकी, ग्लिसरैल्डिहाइड की। ओके, देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या है बेटा, ग्लिसरैल्डिहाइड क्या है, ये एल्डोज है। ये एल्डोज का एग्जांपल हो जाएगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा आपका, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, लेकिन यहां पर कीटोन ग्रुप होगा। ये होगा आपका, ये तो एल्डोज हो गया, और ये होगा आपका कीटोज। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप समझ सकते हो, आप फिजियोलॉजी स्टडी करोगे उसमें आपको पता लगेगा। ये क्या है बेटा, इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ये एज ए इंटरमीडिएट आते हैं। ये तो आएगा आपका ग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड की फॉर्म में, और ये आएगा डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में। याद आया, वहां पर इंटरमीडिएट है, इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनकी स्ट्रक्चर मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। और ये आपको पता है बेटा आपस में क्या आइसोमर है ये। ओके, दीज आर द आइसोमर्स। क्लियर, तो ये बात आपकी यहां पर क्लियर हो गई। इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी मेंशन कर लेना, ताकि अगर वो आइडेंटिफाई करवाए तो बिल्कुल क्लियरली आप जो है इनको आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, ट्रायोज की। ट्रायोज के बाद अपन बात करेंगे किसकी, पेंटोज की। टेट्रोज आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए फालतू स्टडी करेंगे नहीं। पेंटोज के जो एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है, और बेटा पेंटोज जो है आपने स्टडी कर रखी है, केवल मैं एग्जांपल लिखूंगा, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। पेंटोज, ओके, एग्जांपल राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड में मेंशन कर दी थी। यहां देखो राइबोज का जो फॉर्मूला है वो है बेटा C5H10O5, और यहां पर है C5H10O4। यहां पर एक ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंसी है, तो दोनों की स्ट्रक्चर में मेंशन कर रहा हूं, डायरेक्ट बना रहा हूं, अपने स्टडी कर रखी है इसकी। और आपको पता है इसमें फ्यूरान रिंग होती है। ये वहां से आप इसको मेंशन कर सकते हो। दैट इज राइबोज। और ये हो जाएगा बेटा आपका डीऑक्सी राइबोज। ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है दोनों, ये बेटा बीटा फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर OH पर साइड में है, तो ये बीटा फॉर्म में है। दोनों नीचे कर दोगे तो ये अल्फा फॉर्म में हो जाएंगे, और इनके पूरे नाम भी मैंने बताए थे, बीटा डी राइबोफ्यूरानोज, बीटा डी सेकंड प्राइम डीऑक्सी राइबोफ्यूरानोज। बिल्कुल क्लियर है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन जो पेंटोज जो है आपको पता है इंपॉर्टेंट है, ये किस में मिलते हैं, न्यूक्लिक एसिड में। इसके अलावा एक और है, आप स्टडी करोगे फिजियोलॉजी में, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, वो भी पेंटोज का एग्जाम्पल। 1,5-बिसफॉस्फेट, या मैं बोल दूं राइबुलोज। ओके, वहां पर फॉस्फेट आ गया तो आपने राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट
फॉस्फेट बोल दिया, ठीक है, जो केल्विन साइकिल में आएगा। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे जो अपने डिस्कस किए। इसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, हेक्सोज की। उसके भी स्ट्रक्चर बस इंपॉर्टेंट है, बाकी रोल आपने स्टडी किए हैं फिजियोलॉजी में। तो यहां हेक्सोज के कुछ एग्जांपल उनकी बात कर लेते हैं। हेक्सोज का फॉर्मूला भी बताया था, C6H12O6। यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, ग्लूकोज की। फॉर्मूला तो यही रहेगा, ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर, ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्यों बोला, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। नेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, ग्रेप्स जो है उसमें अबंडेंट है इसलिए इसको ग्रेप शुगर बोलते हैं। अब जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं स्ट्रक्चर मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले इसका लीनियर स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ऐसे मेंशन करोगे यहाँ बेटा 1 2 3 4 5 6। यहां पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज क्या है बेटा, ये एल्डोज का एग्जाम्पल है। इसके बाद यहां पर आप OH ग्रुप मेंशन कर दोगे। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहां जो थर्ड कार्बन है यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में, तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और ये अपने डी फॉर्म में बताया है। अगर लास्ट सेकंड कार्बन पर OH राइट साइड में तो उसको बोलते हैं डी फॉर्म, लेफ्ट साइड में होता है तो एल फॉर्म। तो यहां देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्टेबल जो होगी वो रिंग फॉर्म में जाएगी। और यहां पर रिंग जो बनती है वो बेटा इंपॉर्टेंट है, पायरान रिंग बनेगी। कौन सी रिंग बनेगी, पायरान। ये रहा आपका पायरान रिंग। ये पायरान रिंग है। ओके, देख सकते हो इस रिंग में कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है बेटा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ कार्बन है। अब इसको स्ट्रक्चर को अपन मेंशन कर देते हैं। ये थर्ड कार्बन है बेटा, और थर्ड कार्बन पे आपको पता है OH अदर साइड में होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने मेंशन की है ये किसकी है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है बेटा। सिंपल है, बिल्कुल याद रखनी है। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरा नाम क्या दोगे, देखो यहाँ पर जो OH है नीचे की तरफ है ना, तो ये अल्फा फॉर्म है, तो इसको क्या बोलोगे, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, दैट इज अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। बिल्कुल सिंपल है, अल्फा फॉर्म में है इसकी वजह से डी फॉर्म से कन्वर्ट हुई है, और ये क्या है, ग्लूकोज है, पायरान रिंग में। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करवाएगा गिवन स्ट्रक्चर। तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। देखो रिंग में आपको इतना याद रखना है, थर्ड कार्बन पे OH जो है अंदर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में था, इसलिए यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद है आपका गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन शुगर। अब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है बेटा। गैलेक्टोज में क्या करना है, जो ग्लूकोज उसमें थर्ड कार्बन जो है उसपे OH लेफ्ट साइड में है ना, तो यहां पर फोर्थ को भी इसी डायरेक्शन में आप चेंज कर दो, दोनों लेफ्ट साइड में हो जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ, तो वो क्या हो जाएगा आपका गैलेक्टोज। सीधा मैं रिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ पर, सेम यही बनाना है, और जो फोर्थ है उसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज करना है, वो गैलेक्टोज हो जाएगा। तो डायग्राम देखो बिल्कुल सिंपल है, आप खुद बना सकते हो। और यहाँ फोर्थ पे क्या होगा बेटा,
OH H। ये किसका स्ट्रक्चर है? गैलेक्टोज का। क्लियर है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। ये है आपका अल्फा डी गैलेक्टो पायरेनोज। क्योंकि आपको डाइसैकेराइड स्टडी करने है तो वहां पर ग्लूकोज गैलेक्टोज को अपन लिंक भी करेंगे थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसलिए दोनों स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। क्लियर? ये हो गया ग्लूकोज, वो हो गया आपका गैलेक्टोज। देखो गैलेक्टोज में थर्ड और फोर्थ दोनों पे OH जो है वो ऊपर की साइड में, यहां पर लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर और है मेनोज। ओके, मेनोज का डायग्राम बनाता हूं। मेनोज में देखो बता देता हूं, ग्लूकोज तो आपको याद रखना है। तो मेनोज में सेकंड और थर्ड दोनों एक डायरेक्शन में होंगे OH। तो यहां पर सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहां देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहां पर OH इधर आ जाएगा, थर्ड पे तो है ही। तो स्ट्रक्चर एक दो बार देखोगे याद हो जाएंगे। दैट इज मेनोज। तो मेनोज में सेकंड और थर्ड जो कार्बन है वहां पर OH लेफ्ट साइड में, बिल्कुल। यहां पर देखो थर्ड फोर्थ, वहां पर सेकंड थर्ड, और ग्लूकोज में ओनली थर्ड। तो स्ट्रक्चर अगर दी है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक दो बार देखोगे याद कर लोगे। ये हो गया ग्लूकोज। उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे किसकी बेटा? फ्रक्टोज की, क्योंकि फ्रक्टोज भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये सारे डायग्राम बना लिए होंगे आपने। फ्रक्टोज भी क्या है? हेक्सोज का एग्जांपल। फ्रक्टोज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट सुगर, ऑल्सो कॉल्ड लिवुलोज, क्योंकि लिवो रोटेटरी होती है। ओके, तो इसके कुछ कॉमन नेम है, फ्रूट सुगर बोल दिया, लिवुलोज बोल दिया। इसके अलावा फ्रक्टोज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। ये याद रखना बेटा आपको। अगर नेचुरल शुगर की बात करें तो सबसे स्वीट कौन है? फ्रक्टोज है। नेचुरल है, नेचुरली सिंथेसाइज होती है। अगर स्वीटेस्ट शुगर की बात करें फिर वो सैकरिन चला जाता है, क्योंकि सैकरिन जो है स्वीटेस्ट शुगर है बट वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है। बट नेचुरल मोस्ट नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होगी? आपका फ्रक्टोज। ओके, स्ट्रक्चर देखो बेटा इसकी। जो फ्रक्टोज है वो याद रखना कीटोज है, ये कीटो हेक्सोज का एग्जांपल है। नंबर ऑफ कार्बन तो वही रहेंगे 6। यहां पर कीटोन ग्रुप होगा और कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन पे होगा। तो डायरेक्ट मैं इसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं, रिंग फॉर्म में जाएगा ये। और याद रखना ये बेटा फ्यूरान रिंग में होता है, फ्यूरान रिंग। ग्लूकोज पायरान में और ये फ्यूरान में। और समझ सकते हो बेटा फ्यूरान रिंग जो है, ये फ्यूरान रिंग है। तो यहां देखो अब CH2OH, OH, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड और ये थर्ड, थर्ड पे OH अंदर की तरफ होगा। दैट इज फ्रक्टोज। रिंग फॉर्म में मैंने बताया ये फ्रक्टोज। ओके, तो ये आपकी होगी मोनोसेकेराइड जो इंपॉर्टेंट थी। हेक्सोज में जो इंपॉर्टेंट मैंने एग्जांपल बताए वो आपको बेटा याद करने पड़ेंगे। क्लियर? और यहां देखो ये OH नीचे है तो वही आपका बीटा अल्फा फॉर्म होगी, ऊपर कर दोगे तो बीटा फॉर्म हो जाएगी। तो ये आपका हो गया फ्रक्टोज। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा भी नहीं रटना। आपको ऑप्शन में आएगा एग्जांपल या ऑप्शन देगा तो ये स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। आप डायरेक्टली पता कर सकते हो ये क्या है, फ्यूरान रिंग में प्रेजेंट है।
और ऐसा भी नहीं है कोई एक दो कार्बन चेंज करेगा, बिल्कुल क्लियर डायग्राम देगा। डायग्राम देगा तो एक ग्लूकोज का देगा, एक फ्रक्टोज का, एक गैलेक्टोज का, एक मेनोज का, तो आप क्लियर कर लोगे। ऐसा नहीं इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, इतना ज्यादा वो आपको परेशान नहीं करता है एक्सपर्ट, वो केवल आपको स्ट्रक्चर देगा, वो भी जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्लियर? तो ये हो गया फ्रक्टोज। तो ये अपने बात कर ली बेटा मोनोसैकेराइड्स की। अब मोनोसैकेराइड के बाद अपन सीधा चलेंगे ओलिगो में। ओलिगो में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डाइसैकेराइड, जिसमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में कंडेंस होती हैं। तो इसलिए डायरेक्ट अपन स्ट्रक्चर लेंगे यहां पर डाइसैकेराइड्स की। ओके, ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं अपन डाइसैकेराइड्स। Disaccharides are the condensed form, या बोल दो condensed product of two monosaccharides। तो दो मोनोसैकेराइड को आपस में कंडेंस कर दो तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज डाइसैकेराइड। एंड बोथ मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंड थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बॉन्ड कौन सा बनेगा उनके बीच में? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये इंपॉर्टेंट है, जो बॉन्ड का जो टाइप है वो आपको याद रखना पड़ेगा, अभी बताएंगे। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द मोनोसैकेराइड्स टू फॉर्म द डाइसैकेराइड। अब यहां एग्जांपल से अपन देखो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं माल्टोज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर। और माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज से बनता है। तो यहां देखो बेटा, दो ग्लूकोज यूनिट्स हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और कौन से टाइप का बनेगा डायरेक्शन अभी बताऊंगा मैं। तो यहां पर ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, दोनों अल्फा ग्लूकोज है। ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, अभी डायग्राम आप जो है ड्रॉ करोगे। ओके, तो आपको दो ग्लूकोज स्ट्रक्चर बनानी है और उनके बीच में कंडेंसेशन करना है। तो देखें यहां पर, और अब मेरे ख्याल से आप जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखो बेटा, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, और अगला भी कौन सा होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। दैट इज ऑल्सो अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इनके बीच में आपको क्या करना है बेटा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। बिल्कुल सिंपल है। देखो डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ फर्स्ट कार्बन है, इसका फोर्थ कार्बन, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा 1 to 4। यहाँ H, ये OH, ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ वाटर मॉलिक्यूल चला गया, तो जो बॉन्ड है उसको अपन फिर रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो बॉन्ड है यही है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डायरेक्शन यहाँ क्या बोलोगे इसको बेटा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दैट इज अल्फा। दोनों अल्फा में है, 1,4। ये याद रखना पड़ेगा, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में है। बॉन्ड डायरेक्शन क्या है? 1,4। 1 एंड 4th कार्बन के बीच में आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो आपको ये बॉन्ड टाइप याद रखना है और यूनिट याद रखनी है हर एक डाइसैकेराइड में, जो डायरेक्टली वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका माल्टोज। अब देखो इसके बाद में अगला जो है वो है लैक्टोज। बिल्कुल सिंपल है, लैक्टोज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। और ये किसका कंडेंस प्रोडक्ट है बेटा? ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनेगा। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में आपको क्या करना है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे। देखो यहां पर
लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रहे यहां पर गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों बीटा फॉर्म में होंगे, और बीटा के लिए आपको फिर ये करना पड़ेगा यहां पर। तो ये स्ट्रक्चर आपको किसकी बनानी है, पहले गैलेक्टोज की, और स्ट्रक्चर मैंने बताई थी पहले गैलेक्टोज की, ये हो गया आपका गैलेक्टोज। क्लियर, दैट इज बीटा गैलेक्टोज। और यहां पर ग्लूकोज स्ट्रक्चर मेंशन करो, ये भी बीटा फॉर्म में होगा। ओके, दैट इज बीटा ग्लूकोज। अब यहां पर आपको क्या करना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। बिल्कुल सिंपल है, देखो बेटा यहां पर फर्स्ट और ये फोर्थ कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। यहां पर OH ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो ये जो बॉन्ड है इसको अपन इससे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रॉस हो गया ना, ये OH यहां पे था, OH नीचे की तरफ था, तो इसको अपन बोलेंगे बेटा बीटा फॉर्म में है ना, तो इस तरह से ऐसे बोल दें, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा 1 बीटा 4 दोनों किसमें है, बीटा फॉर्म में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और याद करो अपने लैकोपेरोन में लैक्टोज की बात की थी, लैक्टोज द डाइसैकेराइड गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, और इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम से ट्रीट करवाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका लैक्टोज। स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेंगे और कुछ नहीं है बेटा। और इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, मिल्क शुगर है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है लैक्टोज, मिल्क में 7% लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैक्टोज, ये हो गया माल्टोज। स्ट्रक्चर बता रहा हूं इसलिए आपको याद रखनी पड़ेंगे। अब इसके बाद में एक एग्जांपल और यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा, वो है सुक्रोज। अब सुक्रोज की स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे बेटा, ये होमवर्क है आपके लिए, देख लोगे आप, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन। सुक्रोज, इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं। सुक्रोज इज ऑल्सो ए डाइसैकेराइड, इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। टेबल शुगर है बेटा, इसको कैन शुगर भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर। एंड सुक्रोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जहां से जनरली क्वेश्चन पूछता है। यहां देखो सुक्रोज का कंपोजिशन, यहां पर बेटा जो ग्लूकोज है और जो फ्रक्टोज है उसके बीच में बॉन्ड बनेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यहां पर जो बॉन्ड है वो है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसमें ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में है और फ्रक्टोज बीटा फॉर्म में है, और बॉन्ड डायरेक्शन होगी 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आप समझ सकते हो बेटा, यहां फ्रक्टोज में आपको पता है सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप था, ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप था। तो इसके दोनों जो ग्रुप हैं, इसका एल्डिहाइड, इसका कीटोन ग्रुप, दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो गया, एंगेज हो गया, फ्री नहीं रहे, इसलिए ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी क्या है, रिड्यूसिंग थे। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ऑल डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और जनरली क्वेश्चन पूछता है, आपको केमिस्ट्री में पता है वो बेनेडिक्ट टेस्ट वगैरह है, वो अपन उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ये बॉन्ड डायरेक्शन याद रखनी है, अल्फा बीटा, ग्लूकोज फ्रक्टोज। सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इन्वर्टेज एंजाइम जो है इसे ट्रीट करवानी है, सुक्रेज बोल दो। ठीक है, तो ये सुक्रोज का एग्जाम्पल हो गया। स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे बेटा, यहाँ ग्लूकोज बनाना है, फ्रक्टोज और 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के बताना है। ठीक है, तो ये आपके डाइसैकेराइड्स हो गए। अब इसके बाद में डायरेक्ट मैं एंट्री मारूंगा पॉलीसैकेराइड्स पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से जनरली क्वेश्चन आता है। पॉलीसैकेराइड, उनके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको अब डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड बिल्कुल सिंपल है, और एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है उनकी अपन बातें करेंगे। तो एक्चुअल में पॉलीसैकेराइड होते क्या है, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। These are the polymer of monosaccharide, or we can say that
पॉलीमर चेन ऑफ शुगर्स, ठीक है। और यहां पर भी बॉन्ड कौन सा होगा बेटा, मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टू फॉर्म ए पॉलीसैकेराइड चेन। तो यहां पर सीधा अपन एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेलुलोज की। तो यहां जो इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो भी याद रखना है और स्ट्रक्चरल बातें भी याद रखनी है। सेलुलोज, द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ओके, क्योंकि सेलुलोज का कंपोजिशन है। यहां देखो इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज किसमें प्रेजेंट होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेलुलोज। समझ जाओगे, शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख रहा हूं। सेलुलोज इज द होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और यहां पर जो ग्लूकोज है बेटा वो होती है बीटा फॉर्म में, थोड़ा याद रखना इसको, बीटा फॉर्म। और यहां पर जो बॉन्ड है, बॉन्ड वो होता है आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यूनिट्स कौन सी है, ग्लूकोज, बट इन बीटा फॉर्म। सो सेलुलोज इज द होमोपॉलीमर ऑफ, यह इंपॉर्टेंट है बेटा, होमोपॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। क्लियर, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं, जो सेलुलोज है उसमें स्ट्रेट चेन होती है, उसमें सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती। structures absent, so it cannot hold iodine। तो ये आयोडीन टेस्ट नहीं देगा, आयोडीन अगर आप ऐड करोगे तो ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, नॉट गिव आयोडीन टेस्ट। इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट लैक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अगला पॉइंट देखो बेटा, जो सेलुलोज है मोस्ट abundant कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। अबंडेंट की बात करें तो सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन है, सेलुलोज, ठीक है। काफी है पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ये प्लांट पल्प वगैरह में होता है, कॉटन फाइबर सेलुलोजिक होते हैं, वो सब बातें आपने इधर उधर एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी में स्टडी की है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल बातें बता दी मैंने। इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ओके, कर लोगे याद। और प्लांट सेल वॉल आपने स्टडी की थी तो वहां पर आपको बताया था सेलुलोज से मिशेल बनती है, माइक्रोफाइब्रिल्स बनते हैं, माइक्रोफाइब्रिल से फिर मैक्रोफाइब्रिल बनते हैं, जो प्लांट सेल वॉल का क्या है, मेन कंपोजिशन है। क्लियर, तो ये अपन ने बात कर ली सेलुलोज की। क्लियर, इसके बाद देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे जो मैंने डिस्कस किए हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे यहां पे बेटा काइटिन की। काइटिन ऑल्सो कॉल्ड फंगल cellulose, chitin also the structural polysaccharide, it is the homopolymer of NAG। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, here NAG is N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine, ये नाग की फुल फॉर्म है। यहां देखो मॉडिफाइड शुगर है, यहां पर ग्लूकोजामिन एन एसिटाइल, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है, यहां पर इसमें नाइट्रोजन में प्रेजेंट होती है। होमोपॉलीमर ऑफ नाग, इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत याद रखना आपको, होमोपॉलीमर ऑफ नाग। अगला पॉइंट, इट इज द सेकंड मोस्ट abundant carbohydrate on earth। Next, present in, found in fungal cell wall, important है, and also the exoskeleton of
आर्थ्रोपोड्स। बिल्कुल आपको याद होंगे सारे स्टेटमेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। तो काइटिन क्या है? काइटिन इज द होमोपोलीमर ऑफ NAG, N-acetyl glucose, I mean second most abundant carbohydrate on earth. Chitin also called, we can say that chitin is the nitrogen containing carbohydrate or polysaccharide or complex carbohydrate. ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा किसकी? इनुलिन। यहां देखो इनुलिन, इनुलिन इज द होमोपोलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज का होमोपोलीमर है बेटा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें फ्रक्टोज की यूनिट कम होती है, लगभग 10 to 15 यूनिट्स होती है, 10 to 15 यूनिट्स। और एक्सेप्शनली इनुलिन जो है वो बेटा सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल एंड स्वीट। एक्सेप्शन हो गया, अदरवाइज जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो नॉन शुगर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका टेस्ट स्वीट है और ये सोल्यूबल है। और इनुलिन जो है उसका जनरली यूज जो है वो करते हैं अपन इसमें, इट इज यूज्ड, मेडिकल यूज है इसका, यूज टू डिटेक्ट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, GFR। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। किडनी की जो फिल्ट्रेट रेट है उसको अपन डिटेक्ट करते हैं। जो इनुलिन है उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो सोल्यूबल फॉर्म में है वो, सोल्यूबल हो जाएगा। फिर आप उसको पेशेंट को पिला दो। ऑब्वियसली अपनी बॉडी उसको एब्जॉर्ब तो कर लेगी, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो जितना इनुलिन गया है बॉडी में, ब्लड में, वो किडनी उसको फिल्टर करेगी। तो फिल्टर करेगी तो आप उसकी रेट को डिटेक्ट कर सकते हो कि जो किडनी उसकी फिल्ट्रेट रेट क्या है। और बड़ा सिंपल है, आपको एज इट इज याद रखना है। ओके, इनुलिन की बात होगी। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी? स्टार्च की। स्टार्च इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरेज फूड है बेटा, स्टोरेज फूड। और किसमें होता है ये? जनरली इन प्लांट्स। नेक्स्ट, स्टार्च इज द होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में है, होमोपोलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। जो स्टार्च है उसमें बेटा दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और दूसरा टाइप होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 कॉमन है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा 1,6। ये कहां मिलेगा? ओनली एट ब्रांच पॉइंट। अभी बताऊंगा स्ट्रक्चर में, ओनली एन ब्रांच पॉइंट। जो स्टार्च है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्च के पास सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सो इट कैन होल्ड आयोडीन। और याद रखना, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसका कलर होगा ब्लू कलर, ब्लू कलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्टार्च है बेटा उसमें अगर कंपोनेंट की बात करें, दो कंपोनेंट होते हैं, यही मेंशन कर रहा हूं, स्टार्च 2 कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। थोड़ा डिफरेंस है, ये 20% है, ये 80% है। ठीक है, इसका अमाउंट कम होता है, इसका अमाउंट अमाइलोपेक्टिन का ज्यादा होता है। अमाइलोज जो है वो सोल्यूबल है बेटा, और अमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल। क्लियर? अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, अमाइलोज अनब्रांच्ड, बट अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। ओके, देखो सेलुलोज क्या था? अनब्रांच्ड था, लेकिन यह स्टार्च में ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग किसमें है? अमाइलोपेक्टिन में। देखो यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये किस तरह बनेगा अमाइलोज? ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, मेनी यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। यहां पर जो बॉन्ड है वो है आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये अनब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट है अमाइलोज। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है बेटा, यहां देखो, अब अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आप बना सकते हो बेटा, सब पता है आपको। तो यहां होती है ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग। तो यहां तो आपका बॉन्ड कौन सा है? अल्फा 1,4, बट जो ब्रांच पॉइंट है, ये वाला ब्रांच पॉइंट, यहां पर जो बॉन्ड है वो है अल्फा 1,6 बॉन्ड एट ब्रांच पॉइंट, ओनली एट ब्रांच पॉइंट।
ओके, तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये अपन स्टार्च की बात कर लिया। अब इसके बाद में एक और बचा है, वो है आपका ग्लाइकोजन, ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन ऑल्सो द होमोपोलीमर अल्फा ग्लूकोज। और ये स्टार्च के सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सिमिलर टू स्टार्च बट इट इज हाईली ब्रांच्ड। इसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है बेटा, ये हाईली ब्रांच्ड है, ये कम स्पेस कवर करेगा कंपेयर टू स्टार्च। और ये आयोडीन टेस्ट देगा, आयोडीन टेस्ट, और ये देता है रेड कलर, रेड कलर इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फूड इन एनिमल्स। एनिमल्स। तो सारी आपकी इंफॉर्मेटिव जो स्टेटमेंट्स थे मैंने कवर कर लिए, सारे आपको याद रखना। दीज आर ऑल द पॉली एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड, ऑल आर होमोपॉलीसैकेराइड्स, सारे होमोपॉलीसैकेराइड को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। क्लियर? अब एक दो एग्जांपल हैं जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड, उनको मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स जो आपने इधर उधर स्टडी किए होंगे। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स एग्जांपल लाइक हेमिसेलुलोज, प्लांट सेल में होता है बेटा, पैक्टिन, इसके अलावा आपका याद करो बैक्टीरियल सेल वॉल में आपने स्टडी किया था, पेप्टिडोग्लाइकेन, इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड, दीज आर हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। एक एग्जांपल और बता देते हैं यहां पर, अगार अगार, ये भी किसका एग्जांपल है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। और ये बाकी जो अपने एनसीईआरटी में जो डिस्कस किए हैं वो सारे क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड। जनरली वो यहां से क्वेश्चन निकाल लेता है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसके बाहर पॉलीसैकेराइड से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अपन ने पॉलीसैकेराइड्स को कंप्लीट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो गए बेटा, काफी है, मोर देन सफिशिएंट है, ऑलमोस्ट अपन ने टॉपिक कवर कर लिया है। पॉलीसैकेराइड के बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसको भी कवर कर देते हैं, दैट इज लिपिड। ठीक है, छोटा सा है, अभी कर देंगे कवर। ओके, तो बात करते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स देखो पहले बताए थे मैंने आपको, ये क्या है, इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, और इनको अपन मैक्रो बायोमोलिक्यूल ही कंसिडर करते हैं, मैक्रो बायो मोलिक्यूल्स। ओके, एक्चुअल में जो लिपिड्स हैं उनका स्ट्रक्चरल रोल भी है बेटा, और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट भी है। लेकिन ये सारी बातें अपन यहां नहीं करेंगे, अपन थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे। लिपिड एक्चुअल में है क्या, कंडेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ओके, और याद रखना बेटा लिपिड जो है नॉन पॉलीमर है, पॉलीमर नहीं होते हैं, नॉन पॉलीमर। यहां थोड़ा मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे आपका ग्लिसरॉल है, उसकी स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये ग्लिसरॉल है, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑल्सो कॉल्ड द ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल बिल्कुल सिंपल लिपिड इसको अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा होते हैं फैटी एसिड्स, बात करने फैटी एसिड, फैटी एसिड जिनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH, इनके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, R इज द हाइड्रोकार्बन चेन। अब यहां पर कार्बन का नंबर जो है एक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप होगा, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ
कार्बन, और जनरली लिपिड्स जो फैटी एसिड है उनमें हायर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो फैटी एसिड्स हैं उनको थोड़ा सा मैं यहां पर समराइज कर देता हूं। फैटी एसिड्स, यहां देखो बेटा, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड हैं उनकी हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड एब्सेंट होंगे, डबल बॉन्ड एब्सेंट इन आर चेन, बट अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट। वन भी हो सकता है, मोर भी हो सकते हैं। ओके, तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है बेटा, उनमें देखो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे आपका है पामेटिक एसिड, यहां पर एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो है एराकीडोनिक एसिड। पामेटिक एसिड कंटेन 16 कार्बन्स एंड एराकीडोनिक एसिड कंटेन 20 कार्बन्स। एराकीडोनिक एसिड में बेटा 4 डबल बॉन्ड होते हैं आर चेन में, आपको नहीं याद रखना कहां कहां होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये क्या हो गया आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जांपल हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो में एक डबल बॉन्ड होगा, पॉली में जो है मैनी डबल बॉन्ड्स होंगे। याद रखना दोनों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में, दोनों, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पामेटिक एसिड कंटेन 16 कार्बन, तो यहां देखो पामेटिक एसिड में जो आर है और COOH, आर में CH2 लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, तो आर में होंगे 15 कार्बन और एक कार्बन हो गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप का। यहां पर इसकी जो आर चेन है उसमें होंगे 19 कार्बन और एक कार्बन हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। थोड़ा याद रखना जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो हाई होता है और अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग टेम्परेचर लो होता है। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं बेटा, देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या करना है, आपको कंडेंस करना है। देखो बिल्कुल सिंपल है, ये है आपका ग्लिसरॉल। स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में वही बता रहा हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आना है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। अब आपको फैटी एसिड से कंडेंस करना है, एस्टर बॉन्ड बनाना है। देखो यहां पर एक फैटी एसिड है ROH, तो यहां पर देखो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर दो, केमिस्ट्री आपको मेरे से ज्यादा आती है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये है एस्टर बॉन्ड। यहां एस्ट्रिफिकेशन हो गया। जैसे एस्टर बॉन्ड बना तो इसको आप क्या बोलोगे, 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, तो इसको अपन क्या टर्म देंगे, मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। अगर इसको भी कंडेंस कर दोगे बेटा फैटी एसिड से, तो ये हो जाएगा आपका डाईग्लिसराइड। इसको भी कंडेंस कर दो, ये हो जाएगा ट्राईग्लिसराइड। सो वी कैन से दैट ट्राईग्लिसराइड कंसिस्ट 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड्स। अब ये जो फैटी एसिड है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा सेलुलर नीड पे। तो ये जो ट्राईग्लिसराइड जो है यही तो होते हैं बेटा, आइदर फैट और ऑयल। जो फैट होगा उसमें सैचुरेटेड ज्यादा होंगे और जो ऑयल होंगे उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनका नंबर ज्यादा होगा। जो फैट है उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है हाई, और जो ऑयल है उनका मेल्टिंग जो पॉइंट है वो होता है लो। तो ये रूम टेम्परेचर पे जो फैट हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तभी तो उनको बोला है ऑयल। एग्जाम्पल फैट में अगर बात करें अपन तो आपका जैसे बटर हो गया या घी हो गया। यहां पर अगर बात करें अपन ऑयल की तो यहां पर जिंजरली ऑयल, या कोई भी बोल दो आपका सोयाबीन ऑयल हो गया। ऑयल जितने भी होते हैं वो ऑयल वाली कैटेगरी में, क्योंकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और जो फैट है उनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होगा। तो उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो जनरली रूम टेम्परेचर वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। ये फैट हो गए, ऑयल हो गए। तो एक्चुअल फैट ऑयल होते क्या, ट्राईग्लिसराइड्स। डिफरेंस किस बात पे आ गया, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। ठीक है,
तो ये हो गए आपके फैटी एसिड एंड लिपिड्स। क्लियर? अब यहां देखो बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ एग्जांपल्स और दे रहे हैं अपन। जैसे आपका सिंपल लिपिड्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं एंड डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स, एग्जाम्पल फैट, ऑयल, वैक्स, ये सब सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल में है। फिर आता है आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, एग्जाम्पल आ गया आपका फोस्फो लिपिड्स। यहां पर भी एग्जाम्पल देखो, लेसिथिन और सिफेलिन, दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए इनको स्ट्रक्चर जो है उनको आपको याद करना पड़ेगा बेटा। और एक एग्जांपल मैं दे लेता हूं, लेसिथिन की स्ट्रक्चर जो है उसको मैं मेंशन कर देता हूं कि लेसिथिन की स्ट्रक्चर क्या है। देखो यहां पर लेसिथिन, अब यहां क्या आपने बोला ना फोस्फोलिपिड, तो बेटा यहां पर क्या होगा, एक तो फोस्फेट ग्रुप होगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके साथ एक ग्रुप और अटैच होता है CH2 और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहां पर ये तो फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और ये वाला ग्रुप है इसको बोलते हैं कोलिन ग्रुप। तो लेसिथिन एक्चुअल में है क्या, फॉस्फेटिडाइल। फॉस्फेटिडाइल कोलिन, तो बोल सकते हैं लेसिथिन में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेटा। ये स्ट्रक्चर याद करनी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, डायरेक्टली पूछेगा। और लेसिथिन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, कंपोनेंट है। ओके, कर लोगे। इसके अलावा जो डिराइव्ड लिपिड हैं, डिराइव्ड लिपिड्स, उसमें एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है स्टीरोल्स, लाइक कोलेस्टेरॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल सेल बायोलॉजी में आपको बताया था, also the component of animal plasma membrane that they are responsible for the structural integrity of the plasma membrane। इंपॉर्टेंट भी है, जो उसकी फ्लूइडिटी को भी मेंटेन करता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको एनसीईआरटी से मेंशन करनी है, केवल आइडेंटिफाई करनी है और देख के बता दोगे आप। तो ये हो गया आपके बेटा लिपिड्स। फिर कह रहा हूं जितना एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करोगे उतना फायदा होगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है। लिपिड की अगर फंक्शनिंग की बात करें, फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेटरी जो चैप्टर है उसके अंदर लिपिड की पूरी प्रॉपर्टी दे रखी है। लिपिड जो है हाईली रिड्यूस्ड है बेटा, इनमें हाइड्रोजन ज्यादा होता है ना, फैटी एसिड CH2 तो इसमें हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो ऑब्वियसली उनको अगर ऑक्सीडाइज करना है तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मोस्ट प्रेफर्ड नहीं है। पहले कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, फिर लिपिड का। बट एनर्जी की बात करें, लिपिड प्रोवाइड हायर एनर्जी बिकॉज दे आर हाईली रिड्यूस्ड। तो जितना ज्यादा जो रिड्यूस्ड होगा उतनी एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड कराएगा। बट बायोलॉजिकल सिस्टम ने लिपिड को फेवर क्यों नहीं किया, बिकॉज इट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन। और आपको पता है ऑक्सीजन की मार्केट में मारामारी है, ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होगी, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसलिए पहले कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो गए तो लिपिड का जो है नंबर आता है। ये सारी बातें आप फिजियोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी लिपिड कंप्लीट हो गई। तो यहाँ आपका जो बायोमोलिक्यूल और मोलिकुलर का जो चैप्टर था, जो इस यूनिट में आपके डिफाइंड था, वो कंप्लीट हो गया बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ सारे टॉपिक अपने अच्छे से कवर किए हैं। बिल्कुल आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वापस रीड करनी पड़ेंगी अगर टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, और इसमें जो छोटे मोटे और टॉपिक बचे हैं आप उनको रीड करना बेटा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट, कुछ टेबल्स दे रखे हैं वो भी आपको रीड करनी है, वो याद करने के हैं, उनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो उनके ऊपर आप जा सकते हो। बाकी छोटे मोटे टॉपिक बचे होंगे अपन उनको भी कवर कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।